नमस्कार छात्रों। आज का अपना टॉपिक है राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। मानव के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न उपागम विकसित किए गए। इन उपागमों में राजनीतिक आधुनिकीकरण का विशिष्ट स्थान है। आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर गतिमान रहती है। इसे बाधित किया जा सकता है परंतु स्थिर नहीं किया जा सकता। इस कारण तुलनात्मक राजनीति अध्ययनों को ऐसी निरंतरता, सर्वव्यापकता और समग्रतावादी प्रक्रिया से जोड़ने की प्रक्रिया से महसूस की जाने लगी। इसी प्रयत्न का परिणाम राजनीतिक आधुनिकीकरण के दृष्टिकोण के रूप में तुलनात्मक विश्लेषणों को संचालित करना माना जा सकता है। तुलनात्मक अध्ययन में राजनीतिक विकास दृष्टिकोण की सीमित उपयोगिता के कारण राजनीतिक आधुनिकीकरण दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण हो गया। राजनीतिक आधुनिकीकरण को समझने से पहले आधुनिकीकरण शब्द को समझना होगा। एस.पी. वर्मा ने लिखा है कि आधुनिकीकरण विकास की ही तरह ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। जूनियर के अनुसार इसे ऐसी प्रक्रिया माना है जो साधनों के विवेक सम्मत प्रयोग पर आधारित है, जिसका लक्ष्य आधुनिक समाज की स्थापना करना है। इसी प्रकार लर्नर ने लिखा है कि आधुनिकीकरण विवेकपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है। और रॉबर्ट बार्ड के अनुसार आधुनिकीकरण आधुनिक सत्ता की तरफ ले जाने वाली ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी मुख्य विशेषता इसके वातावरण की भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों को नियंत्रित अथवा प्रभावित करने की अभूतपूर्व समर्थता है, और जो मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से इस क्षमता या सामर्थ्य की वांछनीयता और परिणामों के विषय में आधारभूत रूप से आशावादी है। यह सामाजिक परिवर्तन की बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसके कई पहलू हैं। मुख्य तौर पर कौन कौन से? पहला है, इसमें लोगों के मूल्यों, अभिविन्यासों और मानकों में परिवर्तन होता है। दूसरा, लोगों में शिक्षा व जनसंचार के माध्यमों से ज्ञान का विस्तार होता है। तीसरा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार और शहरीकरण होता है। चौथा, लोगों की मौलिक निष्ठा का केंद्र परिवार आदि से हटकर अन्य स्वैच्छिक संगठन बनते हैं। और पांचवा, लोगों की कृषि पर निर्भरता कम होती है और औद्योगिकरण एवं आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है। अब राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ: सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों को सामान्यतया राजनीतिक आधुनिकीकरण कहा जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण किसको कहा जाता है? सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप जो राजनीतिक परिवर्तन होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? राजनीतिक आधुनिकीकरण। इसके अंतर्गत शहरीकरण, औद्योगिकरण, लौकिकीकरण, प्रजातांत्रिकरण, शैक्षिक और साधन सहभागिता और परिवर्तनों को लिया जाता है। जेम्स कोलमैन के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो लचीला और इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उत्पन्न होने वाले मांगों का मुकाबला कर सके। यह एक ऐसे परिवर्तन की संकल्पना है जिसके द्वारा जटिल सामाजिक व आर्थिक संगठनों के साथ राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। हंगिंगटन के अनुसार आधुनिकीकरण के लिए मुख्य लक्ष्य हैं: अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता में वृद्धि। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था की जनसहभागिता में वृद्धि। तीसरा है संस्कृति में धर्मनिरपेक्ष और बौद्धिक प्रतिरूपों का विस्तार। और चौथा है सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहन। अब ये थी राजनीति आधुनिकीकरण का अर्थ और इसकी परिभाषाएं। आइक के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण ने परंपरागत समाज और राजनीतिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए हैं, यथा समाज के अभिजन वर्ग और आम जनता के संबंधों में परिवर्तन, आम जन की सक्रियता में वृद्धि और
आर्थिक विशेषीकरण और क्षेत्रीय विभेदीकरण के माध्यम से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन किया है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं। विशेषताओं या लक्ष्यों के संबंध में विद्वानों में एक साथ नहीं है, तथापि सभी विद्वानों ने के विभिन्न विचारों को दृष्टि में रखते हुए राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो सामान्य विशेषताएं दर्शाई जा सकती हैं वो ये हैं। पहला, राजनीति की शक्ति का विस्तार। राजनीतिक आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आज मनुष्य की गतिविधियों के संबंध में रखने वाली सभी क्षेत्रों की शक्तियों का राज्य या राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकरण होने लगता है। राज्य में शक्ति केंद्रीकरण का मतलब यह होता है कि राजनीतिक शक्ति अन्य दूसरी शक्तियों की नियंत्रक एवं संचालक बन जाने पर वह समाज राजनीतिक रूप से आधुनिक कहलाएगा। इस प्रकार राजनीति शक्ति का महत्व बढ़ना राजनीतिक आधुनिकीकरण की निशानी है। दूसरा, समाज में राजनीतिक शक्ति की अधिक पैठ। सरकार की जनता तक पहुंच में वृद्धि राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्ष्य है। सरकार और जनता के बीच प्रत्येक स्तर पर संपर्क की स्थिति को हम कह सकते हैं कि समाज में राज्य की पहुंच अधिक है। दूसरे शब्दों में लोक कल्याण राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक चिन्ह है। केंद्र और परिवार के मध्य अंतःक्रिया। आधुनिक राजनीतिक समाजों में केंद्र और परिवार की अंतःक्रियाएं बढ़ जाती हैं। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ केंद्र का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था और परिसर का अर्थ समाज से है। व्यवहारवादियों की भाषा में इसे आगत निर्गत भी कहा जा सकता है। राजनीतिक दल, हित और दबाव समूह, नौकरशाही एवं निर्वाचन के माध्यम से यह संपर्क बढ़ता है तथा संचार के साधनों द्वारा इसमें नियमितता बनी रहती है। चौथा है सत्ता के परंपरागत स्रोतों की निर्बल स्थिति। राजनीतिक आधुनिकीकरण में सत्ता के स्थान का स्थानांतरण हो जाता है। एक आधुनिक समाज में धार्मिक परंपरा, व्यवहारिक और जातीय सत्ता का स्थान राजनीतिक सत्ता द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। पांचवा है राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण एवं विशेषीकरण। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण होना जरूरी है। ये दोनों विशेषताएं एक साथ चलती हैं। विकासशील राज्य की राजनीतिक संरचना के विभिन्नीकरण की समस्या तो नहीं है, किंतु विशेषज्ञों के अभाव में विशिष्टीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। अतः विकासशील राज्यों में तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं हो सकता। यही कारण है कि पश्चिम के लेखकों ने विकासशील राज्यों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अलग अलग अध्ययन करना ही अधिक सार्थक माना है। छठी है राजनीति में अधिक जन सहभागिता। आधुनिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं में जैसे जन भागीदारी राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण मानक है। आम जनता की राजनीति में सहभागिता राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक ऐसी पूर्ण शर्त है जिसके अभाव में अन्य विकास कोई अर्थ नहीं रखते हैं। लेकिन सहभागिता ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति अपने दायित्वों को समझते हुए राजनीति में ऐसी सहभागिता की कमी पाई जाती है अथवा एक संस्थागत क्रियात्मक व्यवस्थाओं की सभी सीमाओं को लांघ जाती है। सातवां है संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की पहचान। संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में पहचान राजनीतिक एकीकरण का माध्यम बनती है और इससे व्यवस्था में एक ऐसी बाध्यकारी धारा प्रभावित होती है, परिणामतः व्यक्ति आपस में बंधकर सक्रिय होते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण से युक्त व्यवस्था में लोगों की प्रवृत्ति राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति गहरी होती है। और आठवां है नौकरशाही की व्यापकता। वास्तव में राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए नौकरशाही के आकार के बढ़ने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसके आधार की व्यापकता है। व्यापकता का सरल अर्थ यह है कि संपूर्ण समाज में लोक सेवकों की नियुक्ति की जाए। यह केवल प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था नहीं है बल्कि प्रशासक व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों के लिए की जाए। राजनीतिक आधुनिकीकरण के उपयुक्त लक्षणों का यदि हम संक्षिप्तकरण करें तो यही पाएंगे कि इसके प्रमुख लक्षण बुद्धियुक्त सत्ता, विभिन्नकृत राजनीतिक संरचनाएं और राजनीतिक सहभागिता।
राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान मॉडल। राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रतिमान मॉडल क्या क्या है? राजनीतिक आधुनिकीकरण की व्याख्या तथा विश्लेषण का सबसे अधिक की श्रेय एडवर्ड शिल्ट को जाता है। एडवर्ड शिल्ट ने नवोदित राज्यों की पश्चिम से विमुक्ति भी चाहत को ही आधुनिकीकरण का नाम दिया है। वे नवोदित राज्य सभी पृथक पृथक पहचान के लिए निरंतर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। इन देशों की इस प्रक्रिया को व्यापक संदर्भ में समझने के लिए एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। यह वर्गीकरण 5 प्रतिमान दिए गए। पहला है राजनीतिक प्रजातंत्र। राजनीतिक प्रजातंत्र से सिल्स का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जो निरंतर आधुनिकीकरण के मानदंड की ओर अग्रसर हो। ऐसी राज्य व्यवस्था में प्रतिनिधि संस्थाओं एवं नागरिक स्वतंत्रताओं के माध्यम से लोकतांत्रिक समाज की ओर बढ़ा जाता है। ऐसे राज्यों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, प्रतियोगी राजनीतिक दल व्यवस्था, सत्ता का पदाधिकारी और पदावधि की सुनिश्चितता, सत्ता पर अंकुश एवं स्वतंत्र न्यायपालिका अस्तित्व पाया जाता है। इस श्रेणी में भारत, ब्रिटेन और अमेरिका को रखा गया है। दूसरा है संरक्षण लोकतंत्र। शिल्स के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण का यह प्रतिमान उन देशों में पाया जाता है जहां पर राजनीतिक लोकतंत्र की संरचनाएं व्यवहारिक रूप से कार्यरत नहीं है। ऐसी व्यवस्था में आम जन राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के इच्छुक तो होते हैं, किंतु वैसा वातावरण नहीं बन पाने के कारण वास्तविक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता। और तीसरी है आधुनिकी को मुख्य अभिजनतंत्र। यह प्रतिमान शिल्प के अनुसार उन व्यवस्थाओं में पाया जाता है जो आधुनिक राजनीतिक लोकतंत्र के मानदंड तो अपना लेते हैं, किंतु समाज में व्यापक संकीर्णता तथा अनुत्तरदायीपूर्ण उपेक्षा विद्यमान रहने से सत्ता पर कुछ एक गिने चुने लोगों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। यह स्थिति विकासशील देशों में प्राय पाई जाती है। ऐसी व्यवस्था में ऐसे लोग सत्ता पर आधिपत्य के द्वारा व्यापक आर्थिक एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण का कार्यक्रम चलाते हैं। और चौथी है सर्वाधिकारवादी अभिजन तंत्र। इस प्रकार का राजनीतिक आधुनिकीकरण आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए किसी विचारधारा के आधार पर किसी विशिष्ट दल या नेतृत्व के सारे तानाशाही पूर्ण ढंग से समाज को आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है। ऐसी व्यवस्था में यह माना जाता है कि शासक वर्ग ही सबका भला कर सकता है, यहाँ तक कि सामाजिक जीवन में भी उसका सर्वोच्च नियंत्रण है। शासक वर्ग के प्रति कोई चुनौती नहीं हो सकती, क्योंकि वह स्वयं अत्यधिक अनुशासित और संगठित हैं। ऐसे सर्वाधिकारवादी अभिजन तंत्र का अपना एक दल, अधिकारी तंत्र, प्रचार एवं प्रदर्शन की संस्थाएं आदि होती हैं। इस प्रकार की आधुनिकीकरण पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों में पाया जाता है। और अंतिम है पारंपरिक अभिजन तंत्र। राजनीतिक आधुनिकीकरण का यह प्रतिरूप अपने आप में एक अंतर्विरोध है। इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं रूढ़िगत धार्मिक विश्वास परंपराओं से अनुप्रेरित राजतंत्रात्मक संविधान से शासित होता है। सत्ता या राजगद्दी भी परंपराओं से ही प्राप्त होती है। ऐसी व्यवस्था सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप न के बराबर करती है। लोकतंत्र तथा प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को ऐसी व्यवस्था की प्रतीकात्मक महत्व मिलता है, जैसे नेपाल, भूटान आदि इस प्रतिमान की आदर्श प्रतिकृति व्यवस्थाएं राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं।